Hello, dear students. How are you? I hope you all are well and safe at your home. कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रिचर्ड स्टील के बारे में पढ़ा, काफ़ी सारी बातें हम लोगों ने एक दूसरे से शेयर की कि व्हाट काइंड ऑफ एसेइस्ट रिचर्ड स्टील वाज, व्हाट वर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिज एसेज, व्हाट वर हिज मेजर क्रिएशंस, व्हाट फॉर ही इज नोन इन इंग्लिश लिटरेचर। माने किस तरीके का वो एसेइस्ट था, उसने क्या क्या लिखा, उसके निबंधों की क्या विशेषताएं हैं, ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की। आज हम लोग उनका एक बड़ा ही प्रसिद्ध निबंध पढ़ेंगे जिसका नाम है द स्पेक्टेटर क्लब। एंड स्टूडेंट्स, व्हाट क्वालिटीज़ वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर अबाउट रिचर्ड स्टील, तो ऑल दोज क्वालिटीज़ विल बी हियर इजली शीन। वो सारी की सारी विशेषताएं आपको रिचर्ड स्टील की इस एस्से में देखने के लिए मिलेंगी, जिसका नाम क्या है स्टूडेंट्स? द स्पेक्टेटर क्लब। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? तो अपने दिमाग में आप लोग रिचर्ड स्टील की वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स रखिए, उनके एसेस की वो सारी विशेषताएं रखिए, जिसमें हमने आप लोगों से कहा था कि रिचर्ड स्टील एक सोशल रिप्रेजेंटेटिव है। मीन्स उनके एसेज में तत्कालीन जो समाज रहा है 18वीं शताब्दी का, बिकॉज ही बिलोंग्स टू 18th सेंचुरी, जो 18th सेंचुरी का समाज रहा है वो किस तरीके से रहा है, लोगों का जीवन स्तर कैसा था, लोग कैसे रहते थे, लोग किस तरीके से संबंध रखते थे समाज में एक दूसरे से, कैसी जीवन शैली में जीते थे, ये सारी चीज़ें अपने निबंधों में डालने का कार्य रिचर्ड स्टील ने किया है। और वो सारी की सारी चीज़ें आपको उनके इस एशे द स्पेक्टेटर क्लब में देखने के लिए मिलेंगी। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पहले बता दिया है, आपको पता होना चाहिए कि ये एक पीरियोडिकल एसे है। कैसा एसे है? पीरियोडिकल एसे है। और स्टूडेंट्स, ये कोई नेसेसरी नहीं है, कोई अब ज़रूरी नहीं बचा हुआ है कि हम आपको बताएं कि पीरियोडिकल एसे होता क्या है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसके बारे में काफ़ी डिस्कस कर लिया है कि पीरियोडिकल एसे कहते किसे हैं। उसको हमने एग्जाम्पल देके भी आप लोगों को समझा दिया था। तो यहाँ बस इतना मैं बता दूँ कि ये एक पीरियोडिकल एसे है रिचर्ड स्टील का लिखा हुआ। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग इसके टाइटल सबसे पहले चलते हैं टाइटल पे। इसका नाम क्या है स्टूडेंट्स? स्पेक्टेटर क्लब। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, क्लब है। क्या है? एक क्लब। क्लब मीन्स होता है एक कुछ सेलेक्टेड लोगों की कम्युनिटी जो होती है, उसको हम क्लब कहते हैं। जैसे कुछ हम सेलेक्ट कर लेते हैं 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 100 लोग, 50 लोग, और वो एक ग्रुप बना लेते हैं स्पेशली। तो उस ग्रुप के मेंबर वो सब के सब होते हैं, वो क्लब कहलाता है। वो सारे लोग एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, एक दूसरे से सोशल शेयरिंग करते हैं, एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान, साथ में पार्टी करना, साथ में फेस्टिवल सेलिब्रेट करना, तमाम सारे जीवन के विषय, निजी विषय एक दूसरे से साझा करते हैं, तमाम सारे कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन करते हैं, कहीं करना होता है तो इस तरीके से एक ग्रुप बना लेते हैं, राइट। तो वही एक स्पेक्टेटर क्लब है, राइट। एक क्लब के बारे में बताने जा रहा है रिचर्ड स्टील, जो कि जिसको उसने नाम दिया है स्पेक्टेटर क्लब। मीन्स देयर इज अ क्लब, इट्स नेम इज स्पेक्टेटर क्लब and certain members are there. Okay, and one by one in this essay Richard Steele will just describe the characteristics and character, lifestyle, everything about all those characters. Okay students, तो स्टूडेंट्स, वो जो एक स्पेक्टेटर क्लब है उसमें देयर आर 6 members. How many members are there? There are 6 members. Okay students, so now this is on your screen.
वो जो स्पेक्टेटर क्लब है, उस स्पेक्टेटर क्लब में 6 मेंबर हैं, 6 मेंबर हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के पास पेन और पेपर होगा, जिसमें आप लोग हमारा लेक्चर पढ़ते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, सुनते हैं और लिखते हैं, वो आपके पास होगा। तो आप ये 6 कैरेक्टर्स आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, इनको आप नोट कर सकते हैं। पहला कैरेक्टर है सर रोज़र। कौन है? सर रोज़र। फर्स्ट कैरेक्टर इज सर रोजर. The second character is the Templar. What? The Templar. And the third character is Sir Andrew Freeport. What? Sir Andrew Freeport. And fourth character is Captain Sentry. He's an army man. Captain Sentry. And sixth one is the Gallant. फाइव वन इज द गैलेंट. पांचवा कैरेक्टर कौन सा है? पांचवा मेंबर कौन है स्पेक्टेटर क्लब का? द गैलेंट है. और जो 6 मेंबर है, लास्ट मेंबर है स्पेक्टेटर क्लब का, उसका नाम है द क्लेर्जी मैन. ओके, तो दीज 6 कैरेक्टर्स आर देयर एंड द प्लानिंग एंड द प्लॉट ऑफ दिस एसे जस्ट रिवॉल्व्स अराउंड दीज 6 कैरेक्टर्स. इन्हीं 6 कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द ये पूरा का पूरा स्पेक्टेटर क्लब वर्क करता है. तो इन सारे लोगों के बारे में आपका रिचर्ड स्टील इस एसे में 1 बाय 1 सबके बारे में बताएगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन कम्स कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एसे एंड व्हाई इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्टेटर क्लब रिचर्ड स्टील हैज़ 1 बाय 1 डिस्क्राइब्ड दीज 6 कैरेक्टर्स. आखिर आवश्यकता क्या है इन 6 कैरेक्टर्स के बारे में रिचर्ड स्टील को बताने की. ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स एक्चुअली जो ये 6 कैरेक्टर हैं, ये समाज के अलग अलग वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं. माने ये 6 कैरेक्टर जो हैं समाज के अलग अलग हिस्से से आते हैं. राइट, इसमें से एक न्याय व्यवस्था से आता है, तो कहीं न कहीं उसका डिस्क्रिप्शन दे करके, उसके लाइफ का डिस्क्रिप्शन दे के, उसकी जीवन शैली को बता करके रिचर्ड स्टील ने यह प्रयास किया है कि 18th सेंचुरी के जो न्याय व्यवस्था थी, उस समय के जजेस कैसे होते थे, क्या लाइफ स्टाइल होती थी, वो आम आदमी की तरह होते थे या कोई देवी देवता की तरह होते थे, कैसे होते थे उनको आप जानिए. इसके अलावा आपको मिलेंगे आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव, आर्मी की व्यवस्था कैसी थी, आर्मी के लोगों की सोच कैसी होती थी. इसके अलावा धर्म से जुड़े हुए जो लोग होते थे, एक रिलीजन से जुड़ा हुआ रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव भी है इस क्लब में, तो उसका डिस्क्रिप्शन दे के रिचर्ड स्टील ये समझाने का प्रयास करता है कि उस समय तत्कालीन समाज में जो रिप्रेजेंटेटिव थे रिलीजन के, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी थी, वो लोग कैसे रहते थे. तो कुल मिला के जैसा कि मैंने बताया कि जो मेजर ऑब्जेक्टिव होता था रिचर्ड स्टील का उनके एसेज में, वो यही होता था कि दे आर ऑलवेज, ही इज़ ऑलवेज सोशल रिप्रेजेंटेटिव. वो हमेशा एक सोशल रिप्रेजेंटेटिव की तरह कार्य करता है. मीन्स समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं उनके एसेज. जो समाज से जुड़े हुए तमाम लोग होते हैं, वो किस तरीके से जीवन जी रहे हैं, उन्हीं को देख करके, उनके जीवन को देख करके हम उस समय के समाज का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वास्तव में उस समय का सामाजिक स्तर किस प्रकार का था, समाज का ढांचा किस प्रकार का था. ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने कल ही आप लोगों को बता दिया था कि रिचर्ड स्टील इज ए सोशल रिप्रेजेंटेटिव. मीन्स ही अनवेल्स द फेस ऑफ सोसाइटी. वो समाज के चेहरे से नकाब हटा देता है. ही वॉन्ट टू शो द रियल फेस ऑफ द सोसाइटी. वो समाज का वास्तविक चेहरा हमारे सामने लाना चाहता है, हमको दिखाना चाहता है. राइट, और मैंने आपको बताया कि चूँकि ये पीरियडिकल्स में ये एसेस पब्लिश होते थे, तो कहीं ना कहीं इसमें ह्यूमर और आपको सटायर विशेष रूप से देखने के लिए मिलेगा. ह्यूमर, सटायर एंड आयरनी आल्सो. तो आपको हास्य और व्यंग दोनों देखने के लिए मिलेगा इसमें. साथ ही इन्होंने जो एक इनका मेजर ऑब्जेक्टिव रहा कि अपने सटायर्स के माध्यम से हम समाज को इम्प्रूव करने का प्रयास करें, समाज को रिफॉर्म करने का प्रयास करें. एज ए रिफॉर्मिस्ट भी वो समाज में अपना स्थान बनाते हैं. एक पत्रकार होने के साथ साथ वो समाज को कैसी दिशा देनी है,
समाज की दशा को देखते हुए, तो वो कार्य भी रिचर्ड स्टील करते हैं इस एसे में। तो हम लोगों ने 6 कैरेक्टर्स अपने नोट डाउन कर लिए होंगे। वन बाय वन उनके बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्टिंग यहाँ से टेक्स्ट आपकी बुक में मिलेगा। वो स्टार्टिंग में मैंने जो कैरेक्टर्स आपको दिखा दिए हैं, वो कैरेक्टर्स आपको अलग से आपकी बुक में नहीं देखने के लिए मिल रहा होगा। यहाँ से आपका एसे स्टार्ट होता है, राइट। द फर्स्ट ऑफ आवर सोसाइटी, रिचर्ड स्टील इज सेइंग द सोसाइटी व्हाट वी हैव क्रिएटेड, जो समाज हमने बनाया है अपना, कुछ विशेष लोगों का जो समाज हमने बनाया है, ये समाज डियर स्टूडेंट्स कौन क्या है? ये समाज उनका क्लब है। दिस सोसाइटी इज एक्चुअली अबाउट दैट स्पेक्टेटर क्लब। ये वास्तव में जो सोसाइटी जिसकी बात का जिक्र कर रहा है, ये सोसाइटी कोई पूरा का पूरा समाज नहीं, करोड़ 2 करोड़ का। दिस इज द सोसाइटी ऑफ दो 6 men who are called the member of spectator club। ये सोसाइटी उसी 6 लोगों का समूह है, जो 6 लोग पूरे के पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ पे उपस्थित। ओके स्टूडेंट्स, द फर्स्ट ऑफ आवर सोसाइटी इज ए जेंटलमैन। व्हाट? नाउ स्टूडेंट्स, रिचर्ड स्टील इज टेलिंग दैट फर्स्ट मेंबर ऑफ आवर क्लब इज ए जेंटलमैन ऑफ वारसेस्टरशायर। स्टील कहता है कि जो हमारे ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है, हमारे क्लब का पहला सदस्य है, वो एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा जेंटलमैन है, बड़ा ही भद्र पुरुष है, बड़ा सज्जन व्यक्ति है। और कहाँ का वो है? वारसेस्टरशायर। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, जो छोटे क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें इस तरीके से छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हु वाज द फर्स्ट मेंबर एंड वेयर ही बिलोंग्स, वेयर फ्रॉम ही बिलोंग्स। वो पहला मेंबर कौन था, वो कहाँ संबंधित था। तो यहाँ से ये छोटे क्वेश्चंस के लिए आप लोग इसको जरूर ध्यान में देते चलेंगे। द फर्स्ट मेंबर ऑफ आवर सोसाइटी इज ए जेंटलमैन। ओके, तो रिचर्ड स्टील इज टेलिंग कि द फर्स्ट मेंबर ऑफ आवर स्पेक्टेटर क्लब इज अ जेंटलमैन एंड हिज नेम इज Sir Roger D. Coverley. I will discuss over. The first of our society, the gentleman of Worcestershire। इस स्पेक्टेटर क्लब का जो पहला मेंबर है, वो वारसेस्टरशायर का एक जेंटलमैन है, एक बड़ा ही सज्जन आदमी है। ऑफ एंशियंट डिसेंट बैरोनेट, वो वास्तव में एक, आप यूँ कह सकते हैं कि एक बैरोनेट है, एक जमींदार आप कह सकते हैं, एक कुलीन वर्ग से संबंधित है, बैरिस्टर आप कह सकते हैं जिसको, राइट। वो एक कुलीन परिवार का जो बैरोनेट होते हैं। डिसेंट मीन्स एंशियंट, जिसका एंशियंट से आप ये मतलब लगा सकते हैं कि इसका जो परिवार है, इसका जो खानदान है, वो बड़ा पुराना खानदान है, कोई नया नया अमीर नहीं बना है। ही इज़ एंशियंट डिसेंट, बहुत पहले से एक प्रतिष्ठित परिवार है, एक प्रतिष्ठित बैरोनेट है, एक प्रतिष्ठित कुलीन परिवार से, बड़े परिवार से, जमींदार परिवार से संबंधित है। वारसेस्टरशायर का जेंटलमैन, और इसका नाम है, हिज नेम सर रोजर डी कवर्ली, और इसका नाम क्या है? रोजर डी कवर्ली। ओके, द फर्स्ट मेंबर इज रोजर डी कवर्ली। मैंने आप लोगों को बताया था पहला मेंबर कौन था, सर रोजर था, तो उसका कंप्लीट नेम क्या है? सर रोजर डी कवर्ली है। क्या नाम है उसका कंप्लीट नेम? सर रोजर डी कवर्ली, राइट स्टूडेंट्स। अब उसके बारे में जानिए। हिज नेम सर रोजर डी कवर्ली, हिज ग्रेट ग्रैंडफादर वाज इन्वेंटर ऑफ दैट फेमस कंट्री डांस which is called after him. Now, what kind of ancestry he has? उसका खानदान कैसा था, ये हम आपको बताते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे रिचर्ड स्टील एक व्यंग्यात्मक लहजे में बताने का प्रयास करता है। ही सेटराइजेस कि द मैन रोजर डी कवर्ली, who is a man of honor in the society, who is a gentleman, जो एक जेंटलमैन है समाज में, जिनका एक बड़ा नाम है, रुतबा है, उनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे, उनके जो एक पूर्वज थे, उनके पुरखे, उनके
आजा दादा जो हुआ करते थे, ग्रेट ग्रैंडफादर मीन्स जो उनके दादाजी हुआ करते थे, उन्होंने उनका योगदान समाज के लिए ये था कि उन्होंने एक डांस बनाया था। ही वॉज द इन्वेंटर ऑफ दैट फेमस कंट्री डांस। जो गांव का एक लोक नृत्य था वो उन्होंने ही बनाया था। माने ये एक नाचने वाले परिवार से हैं, नाच गाने में जो बिलीव करने वाले खानदान के लोग हैं। रोजर डी कवर्ली साहब आज बड़े जेंटलमैन हैं और उनके दादा के नाम से ही इस नृत्य का नाम पड़ गया था। हिज ग्रेट ग्रैंडफादर वाज इन्वेंटर ऑफ दैट फेमस कंट्री डांस। मीन्स देयर वॉज अ वेरी फेमस डांस विच वॉज पॉपुलर इन दैट कंट्री। कंट्री मीन्स विलेज। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब लिटरेचर में कंट्री वर्ड आए तो उसका मतलब देश नहीं होता है बल्कि गांव होता है। ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। जब भी लिटरेचर में, चाहे वो पोइट्री में या ड्रामा में या नॉवेल में, इस तरीके से कंट्री वर्ड आए तो उसका मतलब बेसिकली क्या होता है, विलेज होता है। ये आप लोग दिमाग में रखिएगा अपने, नहीं तो कंट्री का मतलब देश समझिए। तो रिचर्ड स्टील कहता है कि इनके जो परदादा थे, दादा थे, उनका योगदान समाज के लिए ये था कि उन्होंने एक नाच बनाया था, एक डांस बनाया था। उसके इन्वेंटर थे, माने उसकी खोज की थी उन्होंने। और चूंकि उनके दादाजी ने इसकी खोज की थी, इसलिए उन्हीं के नाम से ही इस नृत्य को जाना जाता था। स्टील आगे कहता है कि ऑल हु नो, ध्यान दीजिए कि आई हैव टोल्ड यू कि दिस मैन इज अ ग्रेट सटायरिस्ट, व्यंग्यकार है। 18th सेंचुरी का जो लिटरेचर है वो चाहे नॉवेल हो, चाहे पोइट्री हो और चाहे एस्से हो, जो कुछ भी लिखा गया वो व्यंग से भरा हुआ है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, जैसे कि पहले लाइन अगर आप पढ़ते कि एक वॉरचेस्टर शायर का एक बड़ा ही भद्र पुरुष हमारे क्लब का पहला सदस्य है, तो कोई पूछता भाई इतना बड़ा खानदान, ये तो बहुत बड़ा खानदान है, डिसेंट बैरोनेट, ये तो भाई बैरिस्ट बहुत अच्छा खानदान है, ये बताइए इनके 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 खानदान की खास बात क्या रही है। तुरंत बताता है इनके खानदान की खास बात, इनके दादाजी नचनिया थे, नाच बनाते थे। तो ये एक व्यंग है, राइट। दिस इज अ सटायर ऑफ द सोसाइटी। क्लियर कि द मैन who just devoted himself for dancing, known for dance, they are today the representative of society। वो आज समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ultimately this is on you, you understand Richard Steele is appreciating or satirizing। रिचर्ड स्टील व्यंग कर रहा है कि रिचर्ड स्टील सर रोजर की प्रशंसा कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, आगे कहता ऑल हु नो दैट शायर आर वेरी वेल एक्वेंटेड विद द पार्ट ऑफ द मेरिट ऑफ सर रोजर। ऑल हु नो दैट शायर, जो भी आदमी इस शायर के बारे में जानता था। शायर मीन्स वही वार्केस्टर शायर, उस जगह का नाम है। मैंने बताया वार्सेस्टर शायर, जहाँ पे स्टार्टिंग लाइन में आप देखेंगे तो उसी को शायर कहा जा रहा है। शायर जैसे अपने यहाँ आप जानते होंगे तमाम के पहले पुर लगता है, गढ़ लगता है, नगर लगता है, जैसे चतुर्भुजपुर ना, रामनाथपुर, क्लियर। गढ़ लगता है कुछ जगहों के साथ, रामगढ़, शिवगढ़ ना, संग्रामगढ़, नजफगढ़। कुछ जगहों के साथ नगर लगता है, संत कबीर नगर, गौतम बुद्ध नगर ना, छत्रपति साहू जी महाराज नगर। तो जैसे नामों की एक परंपरा है कि उसके पीछे कुछ लगाया जाता है, वैसे ही इंग्लैंड में गांवों के नाम के साथ शायर जुड़ जाता है। जैसे लंका शायर, यॉर्क शायर, वार्सेस्टर शायर यहाँ पे है, तो वो वार्सेस्टर शायर का था। तो जो भी आदमी इस शायर को जानता है, ऑल हु नो दैट शायर, जो भी इस गांव से परिचित होगा, आर वेरी वेल एक्वेंटेड विद द पार्ट एंड मेरिट्स ऑफ सर रोजर।
इस गांव को जानने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से सर रोजर के सभी गुणों से और विशेषताओं से परिचित होगा। कौन ऐसा है जिसने वारसेस्टर शायर के बारे में सुना हो और सर रोजर डी कवर्ली को न जानता हो? राइट? एवरीबडी was acquainted about the name of Sir Roger D. Coverley, not only name but his merits and advancement of his life। वो जिंदगी में कैसा है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसकी जीवन शैली कैसी है, उसकी प्रसिद्धि किस प्रकार से है, उसका परिवार कैसा है, उसका व्यवसाय कैसा है, वो करता क्या है। इस वारसेस्टर शायर को जानने वाला हर आदमी, एवरीबडी इज वेल एक्वेंटेड, हर आदमी बहुत अच्छी तरीके से परिचित है। किससे स्टूडेंट्स? इस आदमी से जिसका क्या नाम है? सर रोजर डी कवर्ली, जो फर्स्ट मेंबर है इस क्लब का। ओके स्टूडेंट्स, ही इज ए जेंटिलमैन, ही इज ए जेंटिलमैन, वो बड़ा ही भद्र आदमी है, बड़ा ही सज्जन व्यक्ति है। दैट इज वेरी सिंगुलर इन हिज बिहेवियर, बट ही इज वेरी सिंगुलर इन हिज बिहेवियर। सिंगुलर मीन्स इकलौता, स्ट्रेंज, इसेंट्रिक। वो उस व्यवहार का अकेला आदमी है, माने वो अपने आप में अजीब आदमी है, अजीब सन की आदमी है। माने उस तरीके का व्यक्ति आप इकलौता उसी को पाएंगे। उस तरीके का आदमी अगर आप ढूंढने लगेंगे तो दूसरा कोई मिलेगा नहीं। जैसे आप लोग किसी के बारे में कहते नहीं कि यार बड़ा अजीब आदमी है, इस तरह आदमी तो मैंने कभी देखा ही नहीं, इकलौता आदमी है ऐसा। तो वही जो सिंगुलर वर्ड यूज़ किया गया इसी के लिए कि वो अपने आप में कुछ वो अपने आप में एक अजूबा था, अपने आप में विचित्र टाइप का आदमी था, अपने आप में एक अकेला इकलौता अपने टाइप का आदमी था, एक अजीब जमूरा था। ओके स्टूडेंट्स, ए डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटी एंड एन इंडिविजुअल काइंड ऑफ पर्सनालिटी। ही वॉज अनलाइक अदर्स, वो दूसरों से एकदम डिफरेंट था। बट हिज सिंगुलरिटीज प्रोसीड फ्रॉम हिज गुड सेंस। बट हियर रिचर्ड स्टील इज सजेस्टिंग यू कि बट हिज सिंगुलरिटीज प्रोसीड फ्रॉम हिज गुड सेंस। बट हिज सिंगुलरिटीज प्रोसीड फ्रॉम हिज गुड सेंस। लेकिन जो उसका सबसे अलग व्यवहार था, जो उसका सबसे अलग कैरेक्टर था, तो दिस वॉज इन गुड सेंस, यू कैन से। इसको आप अच्छे अर्थों में लीजिए, बुरे अर्थों में न लीजिए। माने वो इतना अच्छा था कि औरों से एकदम डिफरेंट था। माने इन गुड सेंस यू कैन से, इसको बैड सेंस में आप न लीजिए कि इतना खराब था कि वैसा कोई था ही नहीं। यहां पर रिचर्ड स्टील कहता है कि इन गुड सेंस यू कैन अंडरस्टैंड, राइट? क्लियर? वो एकदम से डिफरेंट था लेकिन अच्छा था। यू कैन जस्ट कंसीडर हिज पर्सनालिटी ऑलवेज इन हिज गुड सेंस। उसको हमेशा आप एक अच्छे अर्थों में ले सकते हैं, गुड सेंस में ले सकते हैं। एंड आर कंट्राडिक्शंस टू द मैनर ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, एक चीज था, कंट्राडिक्शन मीन्स अपोजिट। एंड आर कंट्राडिक्शंस टू द मैनर ऑफ द वर्ल्ड। जिस तरीके का आचरण दुनिया के लोगों का है, जैसे जैसे अन्य लोग दुनिया के हैं, उससे वो थोड़ा कंट्राडिक्शन रखता था। कंट्राडिक्शन मीन्स अपोजिट, वो अलग राय रखता था। वो इसीलिए अलग था स्टूडेंट्स, बिकॉज ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, क्योंकि वो औरों से काफी अलग था। जैसी सोच, जैसा आचरण, जैसा व्यवहार उसके आसपास की दुनिया के लोगों का था, उससे वो थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी रखता था, थोड़ा सा डिफरेंट रखता था, अलग ही रहता था। और आप जानते हैं कि समाज में कोई भी व्यक्ति जो अलग सोच रखता है और लोगों से डिफरेंट रहता है तो लोग उसको अजीब ही कहते हैं। जैसे क्लासरूम में आप पढ़ रहे हो, सारे लोग एक ग्रुप में रहते हो, एक कोई स्टूडेंट हो, चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉय हो, वो सबसे अलग रहे, ज़्यादा किसी से बातचीत न करे, काम भर की ही बातें करे ना,
केवल क्लास को ध्यान से पढ़े, ज़्यादा किसी से मतलब न रखे, हंसी मजाक न करे, तो लोग कहें यार अजीब आदमी है, इस तरह स्टूडेंट तो मैंने देखा ही नहीं, एकदम अजीब अजीब अकेले अकेले सा रहता है। इसलिए वो आपको अलग लग रहा है क्योंकि आप जैसा नहीं है, वो आपसे डिफरेंट है, वो आपसे अलग राय रखता है, उसकी पर्सनालिटी अलग है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सनकी है, लेकिन समाज की दृष्टि में रोजर डी कवर्डी एक सनकी टाइप का आदमी था, क्योंकि वो और लोगों से थोड़ा अलग था। वो और लोग जो जिस तरीके की सोच रखते थे उससे वो विरोधी सोच रखता था, डिफरेंट सोच रखता था, राइट। एंड आर कंट्राडिक्शंस टू द मैनर ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया के तौर तरीके थे, जो दुनिया का आचरण था, जैसे दुनिया के लोग थे, उससे वो थोड़ा सा डिफरेंट था, राइट। जैसे आप लोग पढ़े होंगे जोसेफ एडिशन के बारे में, तो जोसेफ एडिशन भी कैसा था, वो और बच्चों से डिफरेंट था, इसलिए उसको सनकी कहते थे लोग, इसेंट्रिक साइंटिस्ट कहते थे, सनकी वैज्ञानिक कहते थे, क्योंकि वो और लोगों से अलग था, राइट। ओनली एज ही थिंक्स द वर्ल्ड इज इन द रॉन्ग, उसे लगता था दुनिया के लोग गलत हैं, सब बेवकूफ हैं। रोजर डी कवर्ली को लगता था, उसकी राय एकदम दुनिया के लोगों से अलग थी, मैंने आपको बताया कंट्राडिक्शन करता था, दुनिया से अलग रखता था राय, और उसे लगता था कि केवल वो सही है, दुनिया के बाकी सारे लोग गलत हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स यह भी एक व्यंग है, दिस इज आल्सो ए काइंड ऑफ सटायर, कि तमाम ऐसे लोग मिलेंगे आपको समाज में जो अगर थोड़ा सा पद और प्रतिष्ठा प्राप्त कर लिए हैं, थोड़ा सा हायर स्टैंडर्ड उनका हो गया है, वो लेबल में औरों से डिफरेंट हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल लेबल हो, चाहे सोशल लेबल हो, चाहे पॉलिटिकल लेबल हो, तो दुनिया के सारे लोग उनकी नज़र में खराबे होते हैं, राइट। क्योंकि और लोग भाई उनकी तरह नहीं होते हैं ना, वो औरों को अपने से एकदम अलग सोचने लगते हैं, वो अपने आप को हमेशा स्पेशल समझने लगते हैं, उनको लगता है कि व्हाट दे आर डूइंग ओनली दे आर राइट, जैसा वो लोग कर रहे हैं वही सही है, द थिंग व्हाट ही इज परफॉर्मिंग दैट इज करेक्ट, द रिमेनिंग मैन व्हाट दे आर परफॉर्मिंग दैट हैज ऑलवेज मिस्टेक्स। उन्हें लगता है कि जैसा वो कर रहे हैं वो ही सही है, बाकी लोग जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, राइट। स्टूडेंट्स स्टील यहां पे ये दिखाना चाहता है कि द मैन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी ऑफ 18th सेंचुरी, जो 18th सेंचुरी की एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी थी, जो एरिस्टोक्रेटिक समाज के लोग थे, जो हायर कुलीन परिवार के लोग थे, इन दियर व्यूज द रिमेनिंग वर्ल्ड इज रॉन्ग, उनकी दृष्टि में जो बची हुई दुनिया है वो उनकी दृष्टि में कैसी थी, वो उनकी दृष्टि में एकदम खराब होती थी, राइट। वो बाकी दुनिया को एकदम गलत मानते थे। ऐसा ही कैरेक्टर है आपका सर रोजर डी कवर्ली, ही थिंक्स द वर्ल्ड इज इन द रॉन्ग, ये दुनिया का जो तौर तरीका है वो गलत है। However, this humor creates his no enemies. But स्टील कहता है कि लेकिन उसका जो ये तरीका था ये फुल ऑफ ह्यूमर था, ये लहजा उसका मजाकिया लहजा था। ह्यूमर मीन्स ए काइंड ऑफ इंटरटेनिंग मैनर, वो थोड़ा सा मनोरंजक टाइप का बोलता था, ह्यूमरस टाइप का जो बोलता था। यही कारण था कि वो इतना मजाकिया अंदाज में लोगों को गलत कहता था कि क्रिएट्स हिम नो एनिमीज, कि कोई उसका दुश्मन नहीं होता था। ऐसा नहीं होता था कि लोगों को कह दे कि तुम गड़बड़ हो तो लोग उससे नाराज हो जाएं, उससे दुश्मनी ठान लें, नहीं, चूंकि हर चीज वो मजाकिया लहजे में कहता था। मीन्स ही वॉज अ मैन ऑफ जॉली नेचर, वो थोड़ा सा जॉली नेचर का था, राइट। स्टूडेंट्स एक चीज़ आप लोग देख रहे होंगे कि एक जो रिचर्ड स्टील की एसेज हैं
वो एक चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पे, शायद कल मिस हो गई होगी, कि ये हमेशा कैरेक्टर्स के माध्यम से एस्से लिखते हैं। जैसे आप लोगों ने पिछला एस्से देखा होगा, उसमें कोई कैरेक्टर आपको नहीं मिला होगा, कोई स्टोरी जैसा आपको नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप रिचर्ड स्टील के एसेस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कैरेक्टर्स के माध्यम से अपने एसेस को प्रोसीड करते हैं, राइट। कोई ना कोई कैरेक्टर चुन लेते हैं और उसी को डिस्क्राइब करते हुए अपनी बात को कहने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे रिचर्ड स्टील ने सर रोजर डी कवर्ली के माध्यम से उस समय का जो एक कुलीन वर्ग था, हायर क्लास ऑफ सोसाइटी थी, तो हायर क्लास ऑफ सोसाइटी कैसी थी, कैसा बिहेव करती थी, लोगों के प्रति कैसी राय रखती थी, उस चीज़ को दिखाने का व्यंग्यात्मक तरीके से प्रयास किया है। रिचर्ड स्टील इज क्वाइट सक्सेसफुल इन हिज मिशन आल्सो, आई डिक्लेयर। समाज का वास्तविक दृश्य दिखाने में मैं कहता हूँ पर्सनली कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा है रिचर्ड स्टील, राइट। तो कहता है कि वो इस तरीके से मजाकिया लहजे में कहता था कि कोई उसका दुश्मन नहीं बनता था। फॉर ही डज नथिंग विथ सावरनेस और ऑब्स्टिनेसी। उसका रीज़न ये था कि वो सावरनेस जानता ही नहीं था, कड़ुआहट, उसके शब्दों में कड़ुआहट थी ने। सावरनेस मीन्स बिटर टेस्ट, थोड़ा सा खराब स्वाद जो होता है। तो स्टील इज सेइंग कि ही वॉज नॉट इंसिस्टिंग कैरेक्टर। ऑब्स्टिनेसी माने जिद्दी, ऑब्स्टिनेसी मीन्स जिद्दी, वो जिद्दी भी नहीं था कि अपनी बात पर अड़ा रहे एकदम से। सावरनेस बिटर बिहेवियर, थोड़ा सा कड़ुआ व्यवहार, तो मीन्स ही डजंट नो द ऑब्स्टिनेसी एंड सावरनेस, मीन्स हिज बिहेवियर वॉज वेरी स्वीट एंड पोलाइट। whatever he used to show, whatever he used to speak, तो he was always humble in his behavior। वो अपने लहजे में बड़ा उदार होता था, कहीं भी शावरनेस नहीं नज़र आ सकती है आपको, कहीं भी कटुता नहीं नज़र आ सकती है आपको उसके शब्दों में। वो जिद नहीं करता था अपनी बात को ही ज़बरदस्ती मनवाने की। तो शावरनेस एंड ऑब्स्टिनेसी, this kind of behavior was not the identity of Sir Roger D. Coverly। रोजर डी कवर्ली के व्यक्तित्व में आपको शावरनेस और ऑब्स्टिनेसी देखने के लिए कतई नहीं मिलेगी। एंड हिज बीइंग अनकन्फाइंड टू मोड एंड फॉर्म मेक हिम बट द रेडियर एंड मोर कैपेबल टू प्लीज एंड ओब्लाइज ऑल हु नो हिम। एंड हिज बीइंग अनकन्फाइंड टू मोड्स, और ये जो तौर तरीके हैं, जो आचरण हैं, वो उनमें बंधा हुआ नहीं था। जनरली लोग अपने व्यवहार के गुलाम हो जाते हैं। अगर गुस्सैल हैं तो गुस्सैल ही रहेंगे, अगर वो हंसमुख है तो हंसमुख ही रहेंगे। लेकिन उसका व्यवहार कुछ इस तरह का नहीं था। एंड हिज बीइंग अनकन्फाइंड टू मोड्स एंड फॉर्म्स, जो उसका तौर तरीका था, जो उसका आचरण था, वो उसमें कहीं कन्फाइंड नहीं था, अनकन्फाइंड था, बंधा हुआ नहीं था, जिस कारण से मेक्स हिम बट द रेडियर एंड मोर कैपेबल, जो हमेशा वो तैयार रहता था, उसके अंदर कैपेबिलिटी थी टू प्लीज एंड ओब्लाइज ऑल हु न्यू हिम, कि जो भी लोग उसके परिचय के थे, जो भी लोग उसको जानते थे, आसानी से उनको खुश कर देता था और आसानी से उनको अपनी ओर आकृष्ट कर लेता था, राइट। इतना सिंसियर था वो, उसका तरीका, उसका आचरण, हिज बिहेवियर एंड स्टाइल, हिज मोड। तो ही वॉज सो फ्लेक्सिबल इन हिज बिहेवियर, ही वॉज नॉट द स्लेव ऑफ हिज कंसाइंसेस, ही वॉज ऑलवेज रेडी एंड विथ इनफ कैपेबिलिटी, he has ability to please and oblige others of his acquaintance। उसके परिचय के जो भी लोग होते थे उनको आसानी से वो खुश कर सकता था, आसानी से अपनी ओर आकर्षित कर सकता था। इस तरीके का उसका व्यवहार हुआ करता था, राइट। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? यस, एनी प्रॉब्लम एनीवन हैज़? आई थिंक नॉट। आगे बढ़ें, ओके। तो व्हेन ही इज इन टाउन,
ही लिव्स इन सोहो स्क्वायर। वैसे तो वो गांव रहता था, लेकिन जब वो नगर में रहता था तो नगर में उसका एक बड़ा आलीशान घर था, एक बड़ी आलीशान हवेली थी जिसका नाम था सोहो स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये सब नाम आप याद रखिएगा, न केवल आने वाले एग्ज़ाम में जो 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बल्कि जो इन फ्यूचर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं, कल मैंने जिक्र किया था इस बात का, तो उनमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मान लीजिए कि टीजीटी का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, पीजीटी का पूछ लिया गया कि सर रोजर डी कवर्ली व्हेन ही लिव्स इन टाउन, तो वेयर ही लिव्ड, जब वो नगर में रहता था, टाउन में रहता था, तो कहाँ रहता था, किस जगह पे रहता था। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना होगा? सोहो स्क्वायर। तो व्हेन ही इज इन टाउन ही लिव्स इन सोहो स्क्वायर। जब वो नगर में रहता था तो किस स्थान पे रहता था? सोहो स्क्वायर में रहता था। कहाँ रहता था स्टूडेंट्स? सोहो स्क्वायर में। इट इज सेड, ऐसा कहते हैं लोग, लोगों का ये विचार है, लोगों का ये मानना है, रिचर्ड स्टील कहता है कि लोग उसके बारे में ये राय रखते हैं, इट इज सेड ही कीप्स हिमसेल्फ ए बैचलर बाय रीजन। वो कहता है कि उसके अविवाहित रहने का एक कारण है, ऐसा ही नहीं कि वो एक अविवाहित है। तो यहां से एक चीज और क्लियर हो गई, दिस इज क्लियर दैट सर रोजर डी कवर्ली इज बैचलर। सर रोजर डी कवर्ली का ब्याह नहीं हुआ है, ही इज बैचलर, वो एक कुंवारा व्यक्ति है अभी भी। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस स्पेक्टेटर क्लब इज व्हाट? इज अ बैचलर। इस स्पेक्टेटर क्लब का जो फर्स्ट मेंबर है वो बैचलर है, अभी कुंवारा है, उसने शादी नहीं की है। लेकिन लोग बताते हैं कि ऐसे ही कुंवारा नहीं है ये, उसके पीछे सम रीजंस आर देयर, उसके पीछे कुछ कारण है। सम रीजन इज बिहाइंड हिज बैचलरहुड, उसके कुंवारेपन के पीछे कुछ कारण है। एक्चुअली ही, अब देखिए ये ह्यूमर और सटायर देखिए, ही वॉज क्रॉस्ड इन लव बाई ए परवर्स ब्यूटीफुल विडो ऑफ नेक्स्ट कंट्री टू हिम। वो कहता है कि एक्चुअली पड़ोस के ही एक गांव की बड़ी ही खूबसूरत एक विधवा महिला थी, एक विडो लेडी थी, बहुत खूबसूरत थी, और उस विडो लेडी से इनको प्रेम हो गया था। ही वॉज फॉल इन लव विथ अ विडो, एक विडो से इनको प्यार हो गया था। कहाँ की थी वो? पड़ोस के ही एक गांव की थी, तो उससे इनको प्रेम हो गया था। और आपको बता दूं कि वो उम्र में भी इनसे बड़ी थी। ये व्यंग आप देखते चलिएगा, सटायर देखते चलिएगा कि इन द नेक्स्ट विलेज, इन द नेक्स्ट सिटी देयर वॉज अ विडो, वेरी ब्यूटीफुल विडो, बहुत सुंदर एक विडो लेडी थी जिससे सर रोजर डी कवर्ली को प्रेम हो गया था। ओके, और बिफोर दिस अपॉइंटमेंट सर रोजर वॉज व्हाट यू कॉल ए फाइन जेंटलमैन। रिचर्ड स्टील कहता है कि उसको डिसअपॉइंटमेंट मिला उस प्रेम में। बिफोर दिस डिसअपॉइंटमेंट, इस वर्ड से क्लियर हो गया है कि सर रोजर डी कवर्ली साहब उससे प्यार किए होंगे, और प्यार करने के बाद उससे इजहार किए होंगे, प्रपोज किए होंगे ब्याहे व्याहे के लिए, और उसने क्या किया होगा? इनको रिफ्यूज़ कर दिया होगा, इनको मना कर दिया होगा, और इनका हृदय टूट गया होगा, हार्ट ब्रोकन। ब्रेकअप तो नहीं कह सकते हैं, ब्रेकअप तब होता है जब एक बार पैचअप हो, जब एक बार लोगों के आपस में रिलेशन हो और वो रिलेशन टूटे, तब उसको ब्रेकअप कहते हैं मेरे ख्याल से। हम तो अभी नया नया वर्ड ही आजकल सुन रहे हैं, पैचअप एंड ब्रेकअप। तो जब पैचअप होता है तब ब्रेकअप होता है, राइट। लेकिन जब पैचअप ही नहीं हुआ तो ब्रेकअप का तो वर्ड यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि ही वॉज डिसअपॉइंटेड,
ही वॉज रिजेक्टेड इन हिज लव इन हिज प्रपोजल। जब उनको प्रस्ताव दिया गया सर रोजर डी कवर्ली के द्वारा उस महिला को, तो उसने इनको डिसअपॉइंटेड कर दिया, उसने इनको निराश कर दिया। रिचर्ड स्टील कहते हैं कि बिफोर दिस डिसअपॉइंटमेंट सर रोजर वॉज वॉट यू कॉल ए फाइन जेंटलमैन। इस प्यार में बेवफाई के पहले सर रोजर डी कवर्ली भी बड़े खूबसूरत नौजवान हुआ करते थे, जेंटलमैन हुआ करते थे। आजकल तो उजड़े हैं, लेकिन एक दौर इनका भी था। प्यार में धोखा खाने से पहले ये भी बड़े मस्त मलंग हुआ करते थे। ही वॉज अ फाइन जेंटलमैन, राइट? क्लियर? क्लियर? इसने हमको निकम्मा कर दिया, वरना हम आदमी बड़े काम के थे। तो वही शेर मुझे याद आ गया। थोड़ा सा देखिए, ये इंटरटेनिंग, मैंने आपको बताया था ह्यूमर रहता है इनमें। ह्यूमर माने थोड़ा सा आपको हंसने का मौका मिलता है। इस तरीके से व्यंग करते हैं रिचर्ड स्टील की खास बात है कि हिज सटायर्स आर सो मच डिप्ड इनटू द सॉस ऑफ ह्यूमर कि यू आर कंपेल्ड टू लाफ। इनके व्यंग हास्य की चाशनी में इस तरह डूबे होते हैं कि आप हंसने के लिए विवश हो जाते हैं, राइट? तो कहते हैं कि सर रोजर डी कवर्ली भी भाई हल्के में मत लीजिए। एक दौर इनका भी था, एक जमाने में भी बड़े फाइन जेंटलमैन हुआ करते थे, लेकिन कब? जब इनको प्यार में धोखा नहीं मिला था। और आपको बताता चलूं कि हैड ऑफन सब्ड विथ माय लॉर्ड रोचेस्टर एंड सर जॉर्ज इथरेज। कहते यही नहीं, उस जमाने में हमारे जो लॉर्ड हुआ करते थे, हमारे क्षेत्र के जो जमींदार हुआ करते थे, लॉर्ड रोचेस्टर, सर जॉर्ज इथरेज, ये सब बड़े ही प्रेस्टिजियस लोग हुआ करते थे। स्टील कहता है कि दे आर द मैन ऑफ प्रेस्टीज ऑफ द सोसाइटी। ये समाज के बड़े ही मानिंद लोग हुआ करते थे, बड़े ही प्रेस्टिजियस, बड़े ही फेमस लोग हुआ करते थे। और हमारे सर रोजर साहब इनके साथ सप्ड माने सपर, सपर माने रात्रि का भोजन। तो कह रहे हैं कि हमारे रोजर डी कवर्ली साहब डिनर किया करते थे लॉर्ड रोचेस्टर और सर जॉर्ज इथरीज के साथ। इनको हल्के में मत लीजिए। अब तो बेचारे बुझा हुआ पड़ाका हो गए हैं, लेकिन इश्क में पढ़ने से पहले ये भी बड़े काम के आदमी हुआ करते थे और बड़े बड़े लोगों के साथ इनका उठना बैठना हुआ करता था। और यही नहीं, फाट ए ड्यूएल अपॉन हिज फर्स्ट कमिंग टू टाउन। और जब पहली बार आए थे यहाँ इस शहर में, जब इस नगर में पहले बार इनका आगमन हुआ था, एकदम यंग आए थे, तो किक्ड ए बुली डॉसन, फाट ए ड्यूएल अपॉन हिज फर्स्ट कमिंग टू टाउन। जब ये पहली बार आए थे तो कुश्ती लड़े थे। ड्यूएल माने द्वंद युद्ध, तो शरीर से भी बलिष्ठ हुआ करते थे। फॉट ए ड्यूएल माने कुश्ती लड़े थे। द्वंद युद्ध जो दो लोगों के बीच होता है, द्वंद युद्ध भी लड़ चुके हैं, ये वीर भी थे। हल्के में मत लीजिए रोजर डी कवर्ली को। और लड़ने में एंड किक्ड बुली डासन। और इसने एक बड़ा दुष्ट आदमी, लेकिन बड़ा भयंकर आदमी था, डासन नाम था। क्या नाम था? डासन नाम का शरीर से बड़ा बलिष्ठ आदमी, बड़ा मजबूत आदमी एक हुआ करता था, लेकिन दुष्ट आदमी था। तो उसको इन्होंने लातों से मारा था। किक्ड माने लात से मारना, किक्ड माने हल्के में तो नहीं ले रहे हैं सर रोजर डी कवर्ली को। स्टूडेंट्स याद रखिए, जब पहले आए थे तो कुश्ती लड़े थे, द्वंद्व युद्ध किए थे और डासन को लातों से मारे थे। वो भी कहाँ? इन पब्लिक कॉफी हाउस, एक आम कॉफी हाउस में, माने सब लोगों के सामने, फॉर कॉलिंग हिम यंगस्टर, क्योंकि डासन ने इनको लौंडा कह दिया था। यंगस्टर माने नौजवान। अरे यार अभी तुम लौंडे हो, चलो, ऐसे कह नहीं देते, तमाम सारे लोग ऐसे होते हैं
कोई चीज़ उनको बताइए तो कहते हैं अच्छा तो चुप रहा, अबे लौंडा, चुप रहा, बे कुछ जानते नहीं, कल कल के लड़का अब हमका बताइए। तो डासन ने इनको क्या कह दिया था? यंगस्टर कह दिया था, यंगस्टर कह दिया था। इसी पे ये उसी काफी हाउसवे में उठा के पटक दिए और लातों से पीटे थे उसको। ये जान लीजिए आप। ये है हमारे कौन भाई, कौन है? रोजर डी कवर्ली। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे की स्टडी हम लोग कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।